सो वेल मेरे अंडर पंटर। सो कैसे हो यार आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो यार आज आ चुका हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ वापस। और यार आज की वीडियो में हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर चलने वाले हैं। जैसा कि यार आप लोगों को पता होगा कि ये सुपर 100 की सीरीज़ हमारी चल रही है। और सुपर 100 की सीरीज़ में आज का हमारा लेक्चर नंबर है इस चैप्टर का 2। और यार इससे पहले अगर कोई बच्चा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर फर्स्ट देखकर नहीं आया है तो उसको मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि यार वो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखकर आए। और यार आज आप लोगों को थोड़ी वॉइस में चेंज देखने को मिल सकता है क्योंकि आज मैंने माइक यूज़ नहीं किया है, ठीक है ना। और बोलोगे सर क्यों नहीं किया है, तो वो थोड़ी पर्सनल बात है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या है कि हम लोग यार अम्ल क्षार और लवण नाम के चैप्टर को पढ़ रहे थे, ठीक। इसमें यार हमने आधा से ज़्यादा चैप्टर या तो फिर टॉपिक कवर कर लिया था, ठीक। कुछ बचे कुछ जो टॉपिक थे उसको आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। और आज का आज ही ये चैप्टर को हम पूरा पूरा फिनिश करने वाले हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे सर हम लोग? इसके बाद हम लोग यार जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, पूरे के पूरे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और बोलोगे कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस सर करवाएंगे? तो इस चैप्टर से यार मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसीलिए यार पहले मेरा साफ मुद्दा है कि पहले अपन लोग टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पर चलेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या क्या होगा ये सब यार मैंने अपनी प्रीवियस ईयर वीडियो में बताया है। क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू लेंगे, मतलब सही विकल्प, रैंडमली सही विकल्प। उसके बाद यार हम लोग 2 से 3 ईयर के पीवाईक्यू उठाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। अब भाई ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या हमारे पेपर में आ भी रहा है कि नहीं। तो ये हमको कहाँ से पता चलेगा? पीवाईक्यू पर, ठीक है। तो हम लोग वो भी सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि यार जो बच्चे जुड़े होंगे उनको पता होगा कि हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। अपन लोग इसको कवर कर लिया था, धातु कार्बोनेट इसको भी कवर कर लिया था, ठीक। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं यार, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ से। आवाज़ थोड़ी आप लोगों को चेंज मिलेगी, इसलिए साउंड बढ़ाइए और अकेली जगह पर चले जाइए, ठीक है ना, जहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। देखिए धातु ऑक्साइड का समझिए क्या करने वाले हैं हम यहाँ। धातु ऑक्साइड का अम्लों के साथ अभिक्रिया करवाने वाले हैं। तो होता क्या है इसमें, चलिए देखते हैं। क्या होता है कि सभी धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है कि जो भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है, ठीक है ना। इसलिए ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाती है, ठीक है। क्या बनाता है अभिक्रिया करके? जल तथा लवण बनाता है। बिल्कुल उदासीन अभिक्रिया की तरह यह होता है। किस प्रकार होता है? उदासीन अभिक्रिया की तरह। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, एक छाल लेंगे, साथ में धातु ऑक्साइड लेंगे, क्या बन जाएगा अपना? लवण प्लस जल बन जाएगा, ठीक है। ये आप लोग इधर से एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है देखिए यार, मेरा मेन मोटिव है कि आप लोग बस टॉपिक को एक बार समझ लीजिए। फिर जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पर चलेंगे तो आप लोग ये ना कहिए सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को आप लोगों को पहले ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि आयन, ये थर्ड जो होता है बच्चों, ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, ठीक है ना। ये ऑक्सीकरण आप लोगों को कैसे पता चलेगा? तो मेरे प्रीवियस ईयर वीडियो में आप लोगों को भी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आयरन थर्ड ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर आयरन सल्फेट बनाता है। सही बात है। ये देखिए आयरन ऑक्साइड है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इधर लिया गया तो ये बनाता है फेरस सल्फेट बना दिया, ठीक। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तीसरा भी दिया हुआ है, ये आप सब लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल क्या समझाना है ना। अब देखिए इसको थोड़ी जूम कर लिया जाए। देखिए अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं। तो क्या होता है कि अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया से लवण तथा जल का निर्माण होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इधर देख सकते हैं आप लोग कि अम्ल क्षार के लिए तो क्या बन गया? लवण प्लस जल बन गया। इसका भी आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। इधर हम लोगों ने क्या लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया। तो क्या होता है कि एक लवण बन जाता है NaCl का, ठीक है, और जल निकल जाता है, ठीक है। ये आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं यार। एग्जाम्पल देखना नहीं है बच्चों, इनको याद भी करना है, क्योंकि इसी एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को बता दूं, इन्हीं एग्जाम्पलों से आपके क्वेश्चन सुपर 100 में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। आप लोग जब एग्ज़ाम देकर आएंगे ना तब बताएंगे कि हाँ सर आपने क्या कहा था। अब देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया
अम्ल और क्षारक की आपसी अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। उसके बाद अपन लोग देखते हैं कि लवण क्या होता है। साल्ट, साल्ट होता है अम्ल क्षार एवं लवण अम्ल क्षार के उदासीन अभिक्रिया का आयनिक उत्पाद अपना होता है लवण। ठीक है, लवण की डिफिनेशन आप लोगों को क्या हो जाएगी बच्चों, समझिए थोड़ी, कि लवण जो होता है वो अम्ल क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया का आयनिक उत्पाद होता है। आयनिक उत्पाद यानी कि देखिए, जैसे कि आप लोगों को मान लीजिए HCl उत्पाद बन के आया, ठीक है ना, तो इधर जो आप लोगों का H है वो प्लस में है और जो आप लोगों का Cl है ये माइनस में है। तो अगर जैसे कि आप लोगों को किसी भी तत्व के ऊपर प्लस माइनस दिखता है तो आप लोग समझ लीजिए कि वो क्या है, आयनिक है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि लवणों के भी कुछ प्रकार होते हैं। लवण के क्या क्या प्रकार है। लवण का फर्स्ट प्रकार है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होता है कि अम्लीय लवण प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से अभिक्रिया के उत्पाद में बनता है। ठीक है ना, क्या होता है कि अम्लीय लवण जो होता है वो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के आपसी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं मैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, एक आप लोग प्रबल अम्ल ले लीजिए HCl, दुर्बल क्षार आप लोग ले लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनकी जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। अब बोलोगे सर ये बनता कैसे है, इसका रीज़न क्या है, तो यार रीज़न मैंने अभी बताया है आप लोगों को। क्या बताया है कि देखिए ये रीज़न है इसका कि लवण जो होता है वो अम्ल क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। तो यहाँ एक अम्ल है और एक क्षारक है, तो इसके परिणाम स्वरूप अपना क्या बन गया है, ये एक लवण बन गया है। ठीक, बस कंडीशन क्या है कि ये प्रबल अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है। जहाँ प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो तो वो किस प्रकार का लवण बनेगा, यहाँ वो बनेगा अम्लीय लवण। समझ गए ना। ठीक है, चलिए उदासीन लवण अपन लोग अब देखते हैं। चलिए फिर देखिए उदासीन लवण में क्या होता है कि उदासीन लवण प्रबल अम्ल किससे, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से बनता है। ये एग्जाम्पल आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद लवण का एक और प्रकार है जो कि है क्या, क्षारकीय लवण। क्षारकीय लवण में क्या होता है कि प्रबल इसमें होता है क्षार और दुर्बल होता है अम्ल, इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो आप लोगों को क्या बनता है, क्षारकीय लवण बनता है। ये आप लोग इधर एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक, ये एग्जाम्पल को बच्चों आप लोगों को याद भी करना है। ठीक है ना। अब देखिए इधर क्या है कि धातु एवं क्षार की अभिक्रिया। क्षार धातुओं से अभिक्रिया कर संगत धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक, इनका मैं आप लोगों को आगे चलकर एक माइंड मैप भी दूंगा। ठीक है ना, वो माइंड मैप यार आप लोगों को कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि आपको दिमाग में उसको अच्छे से बैठा लेना है। इधर क्या होता है कि धातु और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, क्षार जो होता है वो धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस को रिड्यूस कर देता है। इधर एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिनकेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये देख सकते हैं आप लोग इधर कि जो आप लोगों का क्या दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, वो अभिक्रिया करता है जिंक से और क्या बनाता है, सोडियम जिनकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस ये आप लोगों की यहाँ से निकल गए। ठीक है, और एग्जाम्पल भी यार आप लोग इधर से देख सकते हैं, है ना। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं कि अधातु ऑक्साइड और क्षार की अभिक्रिया। अधातु ऑक्साइड यानी कि अम्लीय प्रकृति के जो होते हैं, ठीक है ना, उनकी और जब क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जब धातु की और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। अब हम देखेंगे कि क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि अधातु और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। देखिए जब अधातु की प्रकृति अम्ल, ये तो पता है कि अधातु की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। ये आप लोगों को नहीं पता तो अभी आप लोग इसको याद कर लीजिए। ठीक, जो क्षारक से अभिक्रिया करके लवण प्लस जल बनाते हैं। ठीक, उधर क्या होता था कि जब आप लोगों का क्या होता था, उधर क्षार होता था। क्षार की अभिक्रिया हम लोग किससे करते थे, नहीं सॉरी, उधर अम्ल होता था। ठीक ना, क्या होता था उधर देख लीजिए, इधर आप लोग नहीं, इधर भी क्या होता था आप लोगों का क्षार होता था। ठीक है ना, और क्षार की अभिक्रिया आप लोग जब धातु से करते थे और इधर आप लोग क्या कर रहे हैं, क्षार की अभिक्रिया अधातु से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं आप लोग, अधातु से कर रहे हैं। तो जब आप लोग यार क्षार की अभिक्रिया अधातु से करते हैं तो क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है। ठीक, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए उनके। अब देखिए जो मैं बोल रहा था कि मैं आप लोगों को दूंगा माइंड मैप,
तो ये आ गया आप लोगों का माइंड मैप। यहाँ नोट्स आप लोगों के बहुत दिमाग लगा करके डिज़ाइन किए गए हैं। अगर आप लोग इनका सही यूज करते हैं तो आप लोगों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है ना। अभिक्रिया का माइंड मैप के द्वारा याद करना, ठीक। अब ये माइंड मैप कैसे कार्य करेगा सर? तो देखिए, अम्ल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया बच्चों? अम्ल की अभिक्रिया। जब आप लोग धातु से करते हैं तो क्या बनता है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। उसके बाद फिर अगर आप लोग अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से करते हैं, यानी कि धातु ऑक्साइड के यानी जैसे सोडियम एक धातु हो गई, ठीक है ना, और OH, ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। सॉरी, इधर आप लोग जिंक ले सकते हैं, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा जैसे, तो क्या बनेगा? लवण प्लस जल बन जाएगा। अगर आप लोग लेते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर आप लोग लेते हैं जैसे कि जिंक, हाइड्रोजन और कार्बोनेट का CO3, तो आप लोगों को क्या बनेगा? लवण प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक ना। अगर आप लोग वहीं करवा देते हैं इसकी अभिक्रिया किससे? क्षार से करवा देते हैं, तो क्या बन जाएगा? लवण प्लस जल। और अगर धातु कार्बोनेट से करवा देते हैं तो लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक। समझ गए ना ये माइंड मैप? अब दूसरा माइंड मैप देखिए। पहला अम्ल से था, पहले में हम लोगों ने क्या किया कि इधर अम्ल था, अम्ल से अभिक्रिया कराई। अब हम लोग इधर क्षार से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब क्षार की अभिक्रिया आप लोग धातु से करवा देते हैं तो ये आप लोगों को बन जाएगा। जब क्षार की अभिक्रिया आप लोग अधातु से करा देंगे तो आपका ये बन जाएगा। जब क्षार की अभिक्रिया आप लोग बच्चों किससे? धातु कार्बोनेट से करवाओगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। और जब आप लोग इसी की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाएंगे तो क्या होगा? फिर भी कुछ नहीं बनेगा। और अगर इसी की जगह अम्ल होता तो क्या बनता सर? तब बनता अपना लवण बन जाता, उसके बाद अपना CO2 बन जाता, और आप लोगों को क्या बन जाता बच्चों? क्या बन जाता? देख सकते हैं आप लोग, जल बन जाता है, यानी कि H2O बन जा सकता। तो ये भी आप लोगों का माइंड मैप यार तैयार हो गया, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। और देखिए, माइंड मैप यार बहुत ज़रूरी है याद करना, ठीक। इसी से अभी मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा पूरी इन्हीं से रिलेटेड होगा, ठीक ना। अगर आप लोगों ने दिमाग लगाया, थोड़ी सी भी दिमाग लगा कर इसको याद करते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट क्या दी हुई है इधर, ये दिया गया है कि तनुकरण यानी कि डाइल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जब अम्ल में, थोड़ी इसको जूम कर लिया जाए, है ना, आप लोगों को दिखना नहीं हो, होए होए होए। देखिए, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता क्या हो जाती है? H3O प्लस और OH माइनस में प्रति इकाई आयतन से कम हो जाती है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। इसको बहुत ज़रूरी है याद करना कि जब जल में अम्ल या क्षार मिलाते हैं, ठीक है ना, तो उसकी जो आयन की सांद्रता होती है वो इसके प्रति एकांक आयतन में कमी हो जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार की प्रक्रिया जो होती है वो तनुकरण कहलाती है। और अम्ल और क्षार जो होते हैं आप लोगों की, वो तनुकृत कर दिए जाते हैं, ठीक। उसके बाद ये स्टेटमेंट दी हुई है जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, वैसे आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक। ये पूरी स्टेटमेंट यार आप लोग पढ़ सकते हैं। अब अपन लोग बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल यार वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आप लोगों का, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के। तो थोड़ी इसको पीछे किया जाए। हाँ देखिए, जो मैं आप लोगों को बच्चों बोला हूँ कि इसको आप लोग पढ़िए, मतलब पढ़ लेना, तो उसको यार आप लोग जरूर ही याद से पढ़ लेना, ठीक है। देखिए, पीएच स्केल, पीएच शब्द में पी का अर्थ है पोटेंसी, ठीक है ना, या पावर होता है। एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन। पीएच शब्द पी जर्मनी शब्द के पोटेंज से आया है जिसका अर्थ होता है पावर, ठीक है ना। पीएच की अवधारणा सबसे पहले 1909 में सोरेनसन ने प्रस्तुत किया था। यह एक प्रकार का सर्वात्विक सूचक होता है, यूनिवर्सल सूचक होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? यूनिवर्सल सूचक। पीएच की परिभाषा ये आप लोगों को दी हुई है, ये आप लोग याद कर सकते हैं पीएच की परिभाषा, ठीक। अब देखिए, पीएच की कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या है सर विशेष बात अब इसकी? अब बच्चों पहले पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा। फर्स्ट क्या है कि पीएच स्केल पर 0 मान सबसे शक्तिशाली अम्ल को सूचित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। दूसरा क्या है कि पीएच स्केल पर 7 मान उदासीन घोल को सूचित करता है। फिर तीसरा क्या है कि पीएच स्केल पर 14 मान सबसे शक्तिशाली क्षार को सूचित करता है, ठीक है। पीएच स्केल पर मान 7 से 0 तक घटने के साथ अम्ल की शक्ति बढ़ती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद
क्या होता है कि उसी प्रकार 7 से 14 जाने पर क्षार की प्रकृति बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जब आप लोग 7 से इधर की ओर आते जाएंगे, ठीक है ना, तो अम्ल की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ती जाएगी। देखिए प्रबल अम्ल। उसके बाद अगर आप लोग इस तरह जा रहे हैं तो आप लोगों का अम्ल की प्रबलता जो है वो, अरे लगता है मैंने गलत बोल दिया। अगर आप लोग 7 से 0 की ओर जाते हैं तो अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी। अगर आप लोग 0 से 7 की ओर जाते हैं तो अम्ल की प्रबलता घटेगी। उसी प्रकार अगर आप लोग 7 से 14 की ओर जाते हैं तो आप लोगों की क्षार की प्रबलता बढ़ेगी, और अगर 14 से 7 की ओर आते हैं तो आपकी क्षार की प्रबलता घटेगी। ठीक है, ये है। अब देखिए यार, कुछ मैंने इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट पदार्थों का नाम लिया है जो कि यार वेरी इंपॉर्टेंट है। इनसे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक, आप लोगों से डायरेक्ट पूछ देगा कि नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है, 2.2। इसको यार आप लोगों को पूरे याद कर लेना है। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे देखिए, बहुत सारे बच्चे इसका पीडीएफ मांग रहे थे, तो पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, लेकिन पहले ये चैप्टर तो पूरा हो जाने दीजिए। ये चैप्टर जैसे ही मैंने पढ़ाकर पूरा किया, उसके बाद डायरेक्ट यही पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक ना, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। व्हाट्सअप पर तो ऑप्शन ही नहीं रहता। मैं देख रहा था कि शायद व्हाट्सअप पर भी सेंड कर दूं, लेकिन जो व्हाट्सअप अपन लोगों ने चैनल बनाया है बच्चों, उस पर मैं इसको सेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ग्रुप बनाने की सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा ग्रुप नहीं बनाया जाए, चैनल ठीक रहेगा। तो बस यही है। चलिए अब आगे देखते हैं ना। अब ये भी यार आप लोग देख सकते हैं कि पीएच का दैनिक जीवन में क्या होता है, महत्व क्या होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक, जूम कर दे रहा हूँ एक बार में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनको भी यार आप लोग सब पढ़ लीजिएगा, ये दंत में कैसे किया जाता है। अब देखिए, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, वो है क्लोरो क्षार अभिक्रिया। इससे यार क्वेश्चन पूछा गया था, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है कि क्लोरो क्षार अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, देखिए क्लोरो क्षार प्रक्रिया, क्लोरो एल्काइल प्रोसेस क्या होता है। देखिए, जब सोडियम क्लोराइड, क्या बच्चों, सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड को हम लोग साधारण नमक भी बोलते हैं, कि जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है ना, तो सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन होकर एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर H2 गैस एवं पात्र पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरो एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें बात क्या है, देखिए यहाँ देख सकते हैं आप लोग। अपन लोगों ने बच्चों एक पात्र लिया, ठीक, उस पर एक एनोड लिया, एक कैथोड लिया। देखिए आप लोग याद रखिए, कैथोड यानी क्या होता है। कैथोड आप लोगों को परिभाषा पता चला, मतलब कैथोड नाम पता चला। कैथोड का आप लोग आगे वाला अक्षर लीजिए, कम, का से कम यानी कि माइनस। ठीक है ना, यानी कि जो आप लोगों का कैथोड होता है वो माइनस होता है। इस प्रकार से आप लोग थोड़ी याद कर सकते हैं ट्रिक लगा करके। ठीक, तो इधर होता क्या है कि जो आप लोगों का एनोड होता है उस पर क्लोरीन गैस, और जो आप लोगों का कैथोड होता है उस पर हाइड्रोजन गैस इधर बनती है। ठीक, और जो ये आप लोगों का पात्र रहता है इस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बच जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बस यही है। आप लोगों से क्या पूछेगा कि क्लोरो क्षार अभिक्रिया में कैथोड पर क्या बनता है, तो क्या बनता है, क्लोरीन बनता है। कैथोड पर क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, और एनोड पर क्या बनता है, क्लोरीन गैस बनती है। ठीक ना, और विलयन में बच क्या जाता है, विलयन में बच जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का। अब देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है जिनको आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए, क्लोरो क्षार अभिक्रिया के उत्पाद क्या क्या है। उत्पाद वही जिनकी मैं बात कर रहा था अभी। क्या है, फर्स्ट उत्पाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। ये आप लोगों के उत्पाद हो गए। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये देखिए उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग धातुओं के ग्रिज हटाने में किया जाता है। ठीक ना, साबुन और अपमार्जक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कागज़ बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कृत्रिम फाइबर बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये क्लोरीन का भी उपयोग दिया हुआ है, हाइड्रोजन का उपयोग भी दिया हुआ है। इधर आप लोगों का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन दिया हुआ है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। विरंजक चूर्ण, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, जिनको आप लोगों ने 10th की NCERT में तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। देख सकते हैं ये आप लोगों का पूरा टॉपिक है। तो देखिए यार, अब यहाँ से जितने भी टॉपिक है इनमें समझाने का कुछ नहीं है।
इनमें बस जो आप लोगों को मैं पीडीएफ दे दूंगा, ये पीडीएफ को आप लोग अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो रहेगा अपना, क्या रहेगा इसके बाद अपना रहेगा क्वेश्चन वाला टॉपिक, ठीक है ना। और PYQ यानी कि जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे वो, तो उनकी वीडियो भी मैं नेक्स्ट डे लेकर आ रहा हूँ। अब हम लोग यार ओनली फोकस करेंगे MCQ पर, यानी कि सही विकल्प पर। जिस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के सुपर 100 में आते हैं, और अपन लोग किस पर फोकस करेंगे, PYQ पर, यानी कि पिछले साल के पेपरों पर, ठीक है ना। अब हम लोग इस प्रकार की थ्योरी इस चैप्टर का तो नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम लोग पहले क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन में जिस भी टॉपिक पर अपन लोग अटकेंगे, ठीक है ना, उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग थोड़ी थ्योरी और पढ़ेंगे। लेकिन इस प्रकार नहीं, जैसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन पर अटके तुरंत मैं आप लोगों का वहीं पर उसका सल्यूशन बता दूंगा, ठीक। इस प्रकार से अब होगा। सो चलिए बस आज के लिए इतना ही। और यार अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो बच्चों, उठ जाओ यार, बस आप लोगों का 1-2 महीने ही बचे पेपर का। चैनल सब्सक्राइब करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इस चैनल पर एजुकेशन दी जाती है। सुपर 100 के यार आप लोगों को इतना स्पेसिफिक चैनल कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग पढ़ाने वाले, मैं नहीं बोलता, पढ़ाने वाले बहुत हैं, पढ़ाने वाले बहुत हैं, ठीक है ना। या तो फिर वो आपको बोलेंगे कि बैच परचेस कर लो, 1500 रुपये दो, 5000 रुपये दो, लेकिन मैं बिल्कुल रुपए नहीं लेता आपसे, फ्री ऑफ कॉस्ट। बस मैं चाहता हूँ यार कि मेरे इस चैनल से इस बार 50 से 60 बच्चों का सिलेक्शन हो, बाकियों का भी हो, लेकिन वो उनके पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। सो चलिए यार बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बच्चों, जाओ पढ़ो लिखो।